गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब सीक्वेंस के ऊपर थ्योरम करते हैं। थ्योरम कहती है कि इफ थ्योरम हमारी है कि इफ अ सीक्वेंस इफ अ रियल सीक्वेंस इफ अ रियल सीक्वेंस xn converges to L, if a real sequence converges to L, then its subsequence x and k also converges to L। कि यदि रियल सीक्वेंस वास्तविक अनुक्रम रियल सीक्वेंस xn L को अभिसरित हो, L को कन्वर्ज करे, तो इसकी सब सीक्वेंस xnk, यह जो इसकी सब सीक्वेंस है यह भी L को कन्वर्ज करेगी, यह है हमारी थ्योरम। बहुत छोटी सी थ्योरम है, और लेकिन आपने अगर कल की डेफिनेशन जो हमने सब सीक्वेंस करी थी, अगर आपको क्लियर हो गई तो उसके बाद तो बहुत आसान है रिजल्ट। चलिए इसका प्रूफ करते हैं कि सीक्वेंस xn L को कन्वर्ज करती। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ, या हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं, है ना, आप जानते ही हैं इस वाली बात को हम ऐसा भी लिखते हैं कि लिमिट, ये सीक्वेंस की लिमिट L है। इस वाली बात को हम चाहें तो ऐसा भी लिख देते हैं, या अगर कहें तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn क्या है, L। हम क्या प्रूव करेंगे, हमको क्या प्रूव करना है, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि लिमिट यह xnk वाली जो सीक्वेंस है यह भी L को कन्वर्ज करेगी, इसकी भी लिमिट L है। अगर कहें xnk कन्वर्जेस टू L, तो अब xn कन्वर्जेस टू L, इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक धन संख्या के लिए, एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट सम n, कि कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या आपको ऐसी मिलेगी कि जिसके लिए क्या होता है, लिमिट की डेफिनेशन xn xn minus L is less than epsilon for all n greater than equal to n। हमको ये दिखाना है xnk minus L is less than epsilon। अब हम अगर सब सीक्वेंस की डेफिनेशन को याद करें तो ये सब सीक्वेंस क्या होती थी, यह सब सीक्वेंस क्या होती है, ये सब सीक्वेंस हम देखें तो सब सीक्वेंस क्या होती थी कि ये nk स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
सीक्वेंस होती थी नेचुरल नंबर की। ये नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यह भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यह कोई समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है या उसका उपसमुच्चय है। यह n, ये रही n सीक्वेंस, यह x, तो n जो है वह सीक्वेंस है। इसके एलिमेंट्स को हम ऐसे तो लिखते हैं, ये कैसी है कि n1 हमने करा था, ni is less than nj, कब? when I is less than j। ये वाली जो है ये क्या है, n जो है वह क्या है, n is subsequence of सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, धन संख्याओं की जो सीक्वेंस है उसकी सब सीक्वेंस है, कल हमने देखा ही था। जैसे ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि ऐसे n इज सब सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि ये वाली बात होती है ना, तो ये जो कॉम्पोजिट जो फंक्शन था यह है x डॉट n, यह सब सीक्वेंस होती है। यह जो कॉम्पोजिट फंक्शन था x डॉट n, यह सब सीक्वेंस होती है सीक्वेंस x की, सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस x, ये जो सीक्वेंस x है उसकी सब सीक्वेंस होती है। फिर हमने यह भी बताया था कि n k इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, जहाँ k क्या है, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर यही वाली बात हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, we know that nk is greater than equal to k, जहाँ k क्या है, नेचुरल नंबर है। nk क्या है, nk is subsequence of sequence कौन सी सीक्वेंस है, यह वाली सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स 1 2 3, इसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो nk जो है वह सब सीक्वेंस है इसकी, इस n की, अर्थात यही है, nk भी नेचुरल नंबर्स ही हैं, प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। तो अब हम क्या करें, हमको क्या दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि xnk minus l is less than epsilon, है ना, और ये वाली बात nk शुड बी ग्रेट, किसी नंबर के लिए कोई नंबर होगा ऐसा n0, ऐसा कोई नंबर होगा जिससे ये बड़े के लिए ये वाली बात आती है। तो अब कैसे दिखाएं, ये रहा हमारा n, ये रहा हमारा n, यहाँ पे इसको n ले सकते हैं। तो अब मैं क्या करूं, तो कि ये k, इस वाली बात को हम लगाते हैं, इस वाली बात को यूज करें, तो हमारे पास क्या आता है, nk। अब मैं k को k, ये जो k है इसको क्या करूं, कि इस k को इस n से बड़ा ले लूं या बराबर ले लूं इसके, देन खत्म होगी ना, पूरा हो गया हमारा प्रूफ। nk क्या था, इज ग्रेटर देन इक्वल टू k,
और k क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, इस मीन्स nk इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो इसलिए अब हमारे पास क्या आ गया, therefore अब x n k माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि यह वाली बात मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल, यह जो इनइक्वालिटी है किसके लिए सही है, उन सब नंबर्स के लिए सही है जो इससे बड़े हैं। तो हमारे पास यह है एन के क्या है, इससे बड़ा है। तो इसलिए इस वाली बात से यहां से है ना, इसको अगर नेम करें तो क्या नेम करें, चलिए इसको 1 कह देते हैं। इस 1 से तो एक्स एन के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन कहाँ से आएगी वाली बात, फ्रॉम 1, जो क्या बताता है कि एक्स एन के कन्वर्जेस टू एल। कहने का मतलब यदि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, यदि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसकी सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। और किसको कन्वर्ज करेगी, एल को कन्वर्ज करेगी, उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी जिसको कि सीक्वेंस कर रही है। इसका उल्टा जरूरी नहीं सही हो, दिस कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका जो कन्वर्स है, इसका जो विलोम है वह कोई आवश्यक नहीं, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कि अगर हमारी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो कोई आवश्यक नहीं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर इस सीक्वेंस को देखो, ये जो हमारी सीक्वेंस है x, अगर कहें तो ये रही इसकी nth टर्म। हम सीक्वेंस की पहचान उसकी टर्म से करते हैं, उसकी रेंज से करते हैं, है ना। तो ये रही हमारी सीक्वेंस -1 रेज टू n। या अगर कहो तो ये सीक्वेंस क्या लिखी हुई है, इसकी पहली टर्म x1 -1, इसकी दूसरी टर्म -1 का स्क्वायर 1, इसकी तीसरी टर्म -1, इसकी चौथी टर्म 1, ऐसी चल रही है। तो इसकी सब सीक्वेंस है ना, इसकी सब सीक्वेंस क्या है, x2n -1, ये xn सीक्वेंस है, ये x2n -1, यह f कह रहे थे। चलिए ये रही हमारी सीक्वेंस जिसकी ये रही टर्म्स इसमें। तो n की वैल्यू जब 1 रखें तो यह 1 आएगी, x1। n की वैल्यू 2 रखें तो यह x3, n की वैल्यू 3 रखें तो यह x5 एंड सो ऑन। या अगर कहो तो x1 क्या है, -1, x3 क्या है, -1, फिफ्थ टर्म क्या है, -1। तो कहने का मतलब यह है इसकी सब सीक्वेंस है, x2n -1 इज सब सीक्वेंस ऑफ xn। इसी प्रकार से x2n nth टर्म, x2, x4, x6 क्या हुई ये सब सीक्वेंस। सेकेंड टर्म क्या है, 1, फोर्थ टर्म क्या है, 1। तो यह भी इसकी सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस यही तो थी, हमने रफ अगर लैंग्वेज देखी थी तो उसमें हमने कहा था कि कुछ टर्म्स को हटा दें तो जो बाकी बचती है वो सब सीक्वेंस, कुछ टर्म्स को हटा दें तो बाकी बचती है सब सीक्वेंस। और अब उसके बाद हमने डेफिनेशन भी कर ली, तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से कि x2n माइनस x, यह x2n जिसकी nth टर्म सीक्वेंस, जिसकी nth टर्म x2n -1 हो, और सीक्वेंस जिसकी nth टर्म x2n है, और क्या है, सब सीक्वेंस है किसकी, सीक्वेंस xn की। तो स्पष्ट है कि यह किसको कन्वर्ज कर रही है, -1 को, यह किसको कन्वर्ज कर रही है, 1 को। पर xn नहीं कन्वर्ज करती,
इज नॉट कन्वर्जेंट। हमने प्रूफ भी किया था इसको शुरू में, जब सीक्वेंस लिया था उस टाइम पे इसको दिखाया था कि ये जो सीक्वेंस एक्सन है यह कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसलिए कोई आवश्यक नहीं कि इसका जो प्रूफ है विलोम जो है वह सत्य हो, कि इसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकती है, जैसे आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं, पर लेकिन आवश्यक नहीं कि सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी ये बात। अब इसके बाद चलिए दूसरा रिजल्ट करते हैं। all subsequences of a sequence converges to of a convergent sequence। all subsequence of a convergent, अभिसारी अनुक्रम के लिए convergent sequence, all subsequences of a convergent sequence converge to a the same limit। कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो सब सीक्वेंस है वह सब एक ही नंबर को कन्वर्ज करेंगे, है ना, कि कन्वर्जेंट अभिसारी अनुक्रम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सभी सब सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सभी सीक्वेंसेस एक ही सीमा को अभिसरित होंगी, एक ही सीमा को अभिसरित होंगी, कि जो भी इसकी जो सब सीक्वेंस है, जो भी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है वह एक ही लिमिट को कन्वर्ज करेंगे, है ना। तो जी इसमें तो कुछ थ्योरम में कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे अब हमने क्या किया था, हमने किया था कि हम जानते हैं, we know that if a sequence is convergent, यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, यदि सीक्वेंस अभिसारी होती है, तो उसकी जो लिमिट है क्या होती है, यूनिक होती है। हम क्या जानते हैं कि यदि सीक्वेंस अभिसारी है, यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो उसकी लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। या अगर कहूँ तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट xn यदि L है तो यह जो L है यह क्या होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ऐसा नहीं है कि L भी हो जाए और M भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि 2 भी हो जाए और 3 भी हो जाए, कि अगर इस सीक्वेंस की लिमिट 2 है तो वह केवल एक ही होगी, एक ही संख्या होगी। ऐसा नहीं है कि 2 भी हो जाए 3 भी हो जाए, कहने का मतलब L भी हो जाए M भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, यूनिक होगी, अद्वितीय होगी, ऐसा होता है अभिसारी। ये हम जानते हैं कि अगर सीक्वेंस अभिसारी होती है या अगर उस तथा L को अभिसरित है, यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और L को कन्वर्ज कर रही है तो ये जो L जो है वह यूनिक होगा, है ना। तो हम ये जानते हैं। अभी हमने ऊपर वाली थ्योरम से जो अभी पहले रिजल्ट किया कि इसकी जो सब सीक्वेंस है, इसकी जो सब सीक्वेंस है, कौन सी सब सीक्वेंस है, इसकी सब सीक्वेंस लिमिट xn के ये सब सीक्वेंस है, वह किस उसकी लिमिट क्या होगी, वह भी L को अभिसरित होगी। ये xn के क्या है, सब सीक्वेंस ऑफ
ये जो सीक्वेंस xn है इसकी सब सीक्वेंस है, तो ये भी L को ही अवस्थित होती है। L जो है वह यूनिक होता है, L जो है वह यूनिक होता है। इसका मतलब ये जो L यूनिक है, इसलिए ये यही वाली बात बताता है कि सभी सब सीक्वेंसेस, दिस मीन्स every subsequence of sequence xn कि यदि कोई सब सीक्वेंस है सीक्वेंस xn की, every सब सीक्वेंस of sequence xn converges to L, है ना। जानते ही हैं कि सीक्वेंस यदि अभिसारी होती है तो उसकी लिमिट क्या होती है, L होती है। L कैसा होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। अभी ऊपर थ्योरम करी कि यदि हमारी सीक्वेंस L को कन्वर्ज करती है तो उसकी सब सीक्वेंस भी L को कन्वर्ज करेगी। तो इससे हमारे पास क्या है कि ये हमको क्या पता चला कि इसकी जो कोई भी जो इसकी सब सीक्वेंस है वह L को ही कन्वर्ज करेगी। यह इस ऊपर वाले थ्योरम से ही हमारे पास रिजल्ट आता है। ये छोटे छोटे से रिजल्ट थे, मुझे लगता है कि अभी आपको पता चल गए होंगे। इसके बाद हमें कुछ टर्म्स चाहिए होंगी, चलिए उनको डिफाइन करते हैं, उनकी डेफिनेशन। जैसा एक है अपर बाउंड। अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध से हम क्या समझते हैं, अपर बाउंड क्या होता है। जैसे ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध से क्या है, चलिए इस सेट को देखते हैं 1 2 3 4। हम क्या पाते हैं, ये रहा हमारा ए सेट कि अगर x ए का एलिमेंट है तो हम क्या पाते हैं कि x अगर ए का एलिमेंट है तो ए के एलिमेंट किससे छोटे हैं, 4 से छोटे। तो ये जो 4 जो है यह इसका ऊपरी परिबंध कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है। ऊपरी परिबंध कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है। इससे हर बड़ी संख्या भी इसका ऊपरी परिबंध है, अपर बाउंड से। मतलब इस 4 से हर बड़ी संख्या, नंबर की बात कर रहा हूँ, इनके बीच के भी नंबर्स हैं 4.1 4.2 4.3 जो भी। इस 4 कहने का मतलब ये नंबर लाइन है हमारी। इस 4 से हर बड़ी संख्या, इस 4 से हर बड़ी संख्या जो है वह क्या है, इसका ऊपरी परिबंध है, सेट ऑफ अपर बाउंड। क्या हुए, 4 से सेट ऑफ अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध का समुच्चय क्या हुआ, सेट ऑफ अपर बाउंड क्या हुआ, यह इंटरवल हो गया। 4 से हर बड़ी संख्या इसका ऊपरी परिबंध कहलाती है। जैसे ऊपरी परिबंध है, अब आपको पता चल गया होगा कि इसी तरह से लोअर बाउंड को हम डिफाइन कर सकते हैं। लोअर बाउंड निम्न परिबंध। निम्न परिबंध क्या होगा कि ऐसा एलिमेंट जिससे उस सेट के हर एलिमेंट बड़ा हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखते हैं हम, तो इसका मतलब क्या हुआ, x क्या है, a का एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, 1 जो है इस लोअर बाउंड, 1 जो है वह लोअर बाउंड है। और फिर हम देखते हैं कि अगर 1 इसका लोअर बाउंड है, 1, तो 1 से जो भी छोटी संख्या है वह सब इसके लोअर बाउंड्स हैं। 1 लोअर बाउंड है और 1 से हर छोटी संख्या इसका लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड्स का अगर सेट के बारे में बात करें तो वह यह आ जाता है, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स क्या है, यह है। चलिए ले लेते हैं
मान लेते हैं बी हमारा सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, यह है एन क्या है, नेचुरल नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हम देख रहे हैं, आसानी से दिखता है कि इस सेट के अगर x b का एलिमेंट है तो b का हर एलिमेंट 1 या उससे बड़ा है, तो 1 इज लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट। 1 जो है इसका लोअर बाउंड है। क्या कोई ऐसा एलिमेंट आपको दिख रहा है कि जिससे इस सेट के हर एलिमेंट छोटे हैं? अगर हम कहें कि x सेट के हर एलिमेंट 100 से छोटा है, कि भाई 100 हमें दिख रहा है कि 100 से छोटा है, पर लेकिन इसी सेट में 101 भी है जो इससे छोटा नहीं है। अगर हम कहें कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स 1000 से छोटे हैं, तो हमें दिख रहा है कि 1001 ऐसा एलिमेंट है जो इससे छोटा नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे इस सेट के हर एलिमेंट छोटा हो। इस वाली बात को क्या कहते हैं कि अपर बाउंड का विद्यमान नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। कि अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, अपर बाउंड का अस्तित्व नहीं है। चलिए आप देखना, आज आपके लिए असाइनमेंट है कि फाइंड अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालिए इनके, इफ एक्सिस्ट, यदि उन विद्यमान हो तब, अन्यथा तो क्या निकलेंगे। ये रहा हमारा सेट ए सी जो क्या है 1/n। n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर है। डी 1 + 1/n, n क्या है, नेचुरल नंबर। e -1/n, n क्या है, नेचुरल नंबर। f -1/n, n, n क्या है, नेचुरल नंबर। थैंक्स फॉर टुडे।